प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहज़ेब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। आसिफ अली जरदारी पर इमरान खान को कत्ल करवाने की साजिश का इल्ज़ाम लगाने पर इस्लामाबाद पुलिस ने अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। शेख रशीद के खिलाफ पीपल्स पार्टी रावलपिंडी डिवीजन के नायब सदर राजा इनायत ने 30 जनवरी को इस्लामाबाद के थाना पारा में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसकी FIR 1 फरवरी को दर्ज की गई। FIR में कहा गया है कि शेख रशीद अहमद ने 27 जनवरी को एक न्यूज़ चैनल पर इंटरव्यू में इल्ज़ाम लगाया था कि आसिफ जरदारी ने इमरान खान को कत्ल करने के लिए किसी दहशतगर्द की मदद हासिल की है। शेख रशीद ने दावा किया था कि उनके पास तमाम मालूमात हैं और वो इसे शेयर करने के लिए तैयार हैं। FIR में कहा गया है कि यह बयान साबिक सदर को बदनाम और उनके ख़ानदान के लिए मुस्तकिल खतरा पैदा करने की साजिश के तहत दिया गया था। शेख रशीद इस मनगढ़ंत और बेबुनियाद साजिश के जरिए पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान तसादुम और दुश्मनी पैदा करना चाहते थे ताकि मुल्क का अमन ख़राब किया जा सके। 31 जनवरी को इस्लामाबाद पुलिस ने बयान जारी किया कि शेख रशीद को अपारा पुलिस ने पीर और मंगल को पेशी के लिए बुलाया था, ताहम दोनों बार वो पुलिस के सामने पेश नहीं हुए। 1 फरवरी को यानी गुज़श्ता रोज़ शेख रशीद अहमद ने पुलिस के नोटिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पुलिस को FIR से पहले इस तरह के नोटिस का इख्तियार नहीं है। पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से नोटिस जारी किया। पुलिस के नोटिस को कलअदम करार दिया जाए और पुलिस को हरासा करने से रोका जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने शेख रशीद की दरख्वास्त पर समाअत की और तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि SHO अपारा के तलबी के समन को मुअत्तल किया जाता है। आइंदा समाअत तक जारी शुदा नोटिस से मुतालिक तमाम कार्रवाई मुअत्तल रहेगी। दरख्वास्त गुजार की जानिब से उठाए गए निकात पर मजीद बहस की ज़रूरत है। अदालती हुक्मनामे में मजीद कहा गया है कि IG इस्लामाबाद किसी कानून जानने वाले ऑफिसर को आइंदा समाअत पर अदालत पेश होने की हिदायत करे। पुलिस ऑफिसर तमाम मुतल्लिका रिकॉर्ड के साथ 6 फरवरी को अदालत में पेश हो। इसके बाद इस्लामाबाद पुलिस ने रात 8:40 पर शेख रशीद के खिलाफ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ात 120B, 153A और 505 के तहत मुकदमा दर्ज किया। रात 9 बजे के बाद ट्विटर पर बयान जारी किया कि शेख रशीद अहमद की गिरफ्तारी से मुतालिक अदालत आलिया ने सीनियर लॉ अफसर को पेश होने का हुक्म दिया है। मामला अदालत में ज़ेर समाअत है, इसलिए किसी किस्म की रायज़नी नहीं की जा सकती। अदालत का हुक्म वाज़ेह है कि और इसीलिए मनपसंद तशरीह से गुरेज किया जाए। मुतल्लिका अफराद से गुजारिश है कि हक़ाइक़ तोड़ मरोड़ कर पेश ना किए जाएँ। लेकिन फिर रात गए इस्लामाबाद पुलिस ने शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया और दावा किया कि शेख रशीद नशे की हालत में थे। उनके पास से महंगे ब्रांड की शराब बरामद हुई है। इसके अलावा शेख रशीद के कब्जे से M4 राइफल, क्लाशिनकोव और ऑटोमेटिक गन भी बरामद की गई है। जवाब में शेख रशीद का वीडियो बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस पर बदसलूकी का इल्ज़ाम लगाया और पुलिस पर जवाबी इल्ज़ामात आयद किए। ये घरों में दाखिल हुए, सीढ़ियाँ लगा के इन्होंने दरवाजे तोड़े, बदतमीज़ी की है और तमाम मुलाजमीन को मारा है और ज़बरदस्ती मुझे डाला है इन्होंने गाड़ी में। शेख रशीद का मेडिकल करवाने के बाद आज पुलिस ने उन्हें जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर की अदालत में पेश करके 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर दी, जिस पर अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया और शेख रशीद की जानिब से पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त खारिज कर दी। शेख रशीद की गिरफ्तारी के बाद उनके भतीजे शेख राशिद शफीक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पुलिस के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसकी समाअत कल होगी। हालिया गिरफ्तारियों के हवाले से तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने हुकूमत पर सख्त तनकीद की है। अब जब इस कदर सूरत हाल आपकी गंभीर है तो बजाय इसके कि आप पॉलिटिकल फोर्सेस इदारे बैठें और कुछ सोल्यूशन की तरफ जाएं, आपने गिरफ्तारियां शुरू कर दी। सबसे पहले शहबाज गिल को जो है यहाँ पे गिरफ्तार किया गया, फिर आजम सवाती को गिरफ्तार किया गया, फिर मुझे गिरफ्तार किया गया। अब रात को जो है आपने इमरान रियाज को, शेख रशीद साहब को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब मरियम नवाज ने कहा है कि किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ने जुर्म किया है तो उसकी सज़ा उसे मिलनी चाहिए। अदालती हुक्म के बावजूद शेख रशीद साहब पर मुकदमा दर्ज होना क्या कानून के अमल दरामद होने पर फुकदान नहीं हो? मैं जनरल बात करूंगी। मैं इंतकाम के हक में नहीं हूँ, किसी के साथ नाहक ज्यादती नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए। इस सारे सूरत हाल पर ही बात करेंगे वफाकी वज़ीर दाखिला मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह से। राना साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। वज़ाहिर ये लग रहा है कि शेख रशीद को गिरफ्तार करना मकसद था, चूँकि अगर जिस मामले की तरफ इशारा किया गया उसके ऊपर अमल किया जाता तो फिर तो अदालत से उनको रिलीफ मिल गया था, कार्रवाई को मुअत्तल करने को कहा गया था, लेकिन फिर नए दफ़ात के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए और उनको फौरी गिरफ्तार किया गया। तो क्या ये इंतकामी सियासत नहीं है जिसका रास्ता PDM हुकूमत अपना रही है? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो उन्होंने अदालत से रुजू किया था
वो उनको एक समन किया गया था कि आपने ये बात की है तो आप इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे साथ शेयर करें। उन्होंने उसको अदालत में चैलेंज किया और अदालत ने समन करने का जो प्रोसेस है उसके मतलब उन्होंने जो है वो नोटिस किया था कि आया इस इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे हम समन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन मुकदमा दर्ज करने या दर्ज करने से मतलब जो है वो अदालत ने कोई ना तो हुक्म दिया था ना ही कोई जो है वो अमल को सस्पेंड किया था। अब इसमें देखें सूरत हाल ये है कि ये कोई तरीका है कि एक आदमी उठे और उठ के जनाब जो है वो कत्ल की जो है वो अपना कहानी जो है वो पेश कर दे और फिर कहे कि जी दहशतगर्द जो है वो तंजीम को फलां साहब ने पैसे दे दिए हैं और उनको हायर करके फलां को जो है वो कत्ल करवाना चाहते हैं, मुझे सारी शहादत मेरे पास है। तो फिर स्टेट जो है उसको ये हक हासिल है कि उस आदमी को समन भी करे या उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे, उससे पूछे कि भाई आपके पास कौन सी एविडेंस है, या ऐसे ही खामखा आप लोगों में खौफो हरास फैलाना चाहते हैं। और जो बड़े ग्रुप्स या दो पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान जो है वो आप जो है वो फसाद जो है वो डालने की बात कर रहे हैं, तो ऐसी चीजें जो है जो कि लेकिन राणा साहब देखें, आप खुद भी कानून को समझते हैं। एक नुक्ता तो बड़ा ही वाज़ेह है कि अदालत ने भी ये कहा कि किस तरह से समन जारी किया जा सकता है मुकदमा दर्ज होने से पहले, और यहाँ तक कहा अदालत ने कि पुलिस यानी आईजी इस्लामाबाद किसी कानून जानने वाले ऑफिसर को आइंदा समाअत पर अदालत में पेश करे। ये तो आपकी हुकूमत ने उसके बाद कार्रवाइयाँ की हैं। बिल्कुल, अदालत ने यही कहा कि मुकदमा दर्ज करने के बगैर आप किसी को इन्वेस्टिगेशन समन नहीं कर सकते जी। तो फिर हमने मुकदमा दर्ज कर ली है और अब उनको जो है वो हमने अरेस्ट करके अदालत में पेश किया, अदालत ने रिमांड उनका किया है। तो अब वो बताएं कि उनको किस तरह से मालूम है कि जरदारी साहब ने वो पैसे दिए किसी दहशतगर्द तंजीम को और वो कत्ल करवाना चाहते हैं। बुरहान साहब, वो मुद्दा तो पूरे मुल्क को पता लग चुका है शेख रशीद के बयान का, लेकिन आपकी इंतजामिया से ये सवाल तो होगा जिसको आप खुद तस्लीम कर रहे हैं, फिर मुकदमा दर्ज करने से पहले 3 दफा समन क्यों किया? फिर समन इसलिए किया कि वो आए और आगे बताए, एविडेंस दें हमें, लेकिन उन्होंने उस प्रोसेस को जो है वो चैलेंज कर दिया और अदालत ने कहा आप मुकदमा दर्ज किए बगैर ये कर सकते, आप दूसरे मानो आपने ये काम करना है तो जरा मुकदमा दर्ज करें और फिर इनको जो है वो समन कर लें या इनको अरेस्ट कर लें। राणा साहब, इस तरह तो कई नुक्ते हैं जिस पर सवाल उठ रहा है इंतजामिया और हुकूमत की नीयत पर, लेकिन आपसे ये हम जानना चाहते हैं चलिए कि ये पीडीएम हुकूमत की कोई पॉलिसी फैसला है कि जो भी अब हुकूमत के खिलाफ बयान देगा उसको गिरफ्तार करना ही करना है, कोई भी रास्ता तलाश करना है? चूंकि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की तहरीक इंसाफ के अलावा आपकी जमात के रहनुमाओं ने भी मजम्मत की, फिर उनके चेहरे पर कपड़ा डालकर पेश किया जाता है, उसकी तो बहुत ही सख्त मजम्मत की गई। तो सवाल आपसे ये है कि अगर ये गलत है तो क्यों हो रहा है, और अगर ये नहीं होना चाहिए तो फिर आपका इस सिलसिले में इकदाम क्या है? नहीं, देखिए इसमें ये कोई हुकूमत की जो है पॉलिसी नहीं है। हुकूमत ने तो नहीं कहा शेख रशीद साहब को कि आप ऐसे ही जो है वो ये कितना बड़ा इल्जाम लगा दे कि जी कत्ल भी करना है और कत्ल करने की जो है वो बाकायदा जो है वो साजिश हो गई है और एक कलदम जो है वो दहशतगर्द तंजीम से बात हो गई है, उसको पैसे भी पकड़ा दिए गए। तो ये हुकूमत ने कहा था इनको कि आप ये जो है वो बात छोड़ें और मीडिया के ऊपर जो है ये चले, और हर बंदा जो है वो देख के परेशान हो गई, यार ये क्या हो रहा है, ये लोगों को कत्ल करवाने के लिए जो है ये बयाने पकड़ाए जा रहे हैं दहशतगर्द तंजीमों को। तो ये हुकूमत ने तो नहीं कहा। फवाद चौधरी साहब को भी बिल्कुल हमने नहीं कहा कि आप इलेक्शन कमीशन को धमकियां दें, और ना ही हमने इलेक्शन कमीशन को कहा कि जी आप उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए जो है वो दरखास्त दें। अब सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो ग्रेड 21-22 का ऑफिसर है वो जा रहा है बताने में कि जी मुझे ये धमकियां दी गई हैं, मेरे अहले खाना को जो है वो धमकाया गया है, तो क्या पुलिस पर्चा दर्ज ना करें, पुलिस मुकदमा दर्ज ना करें? जहाँ तक रही बात उनको उनके चेहरे उनके ऊपर कपड़ा डाल के
तो बिल्कुल दुरुस्त है, वो बात गलत थी। मैंने खुद उसका नोटिस लिया और उसकी हम इंक्वायरी करवा रहे हैं कि ये क्यों किया गया। जो उधर पेश किया उन लोगों ने कि जी वहाँ पे ये सूरत हाल थी, तो हम चाहते थे कि उनको नुकसान ना पहुंचे। मैंने उसको तस्लीम नहीं किया, मैंने कहा कि ये गलत है, आपको ऐसा अमल जो है वो नहीं करना चाहिए था। ये उस ऑफिसर जिसने उन्हें अदालत में पेश किया, ये उसकी एक अपनी जो है वो सोच थी, इसमें कोई हुकूमती पॉलिसी या किसी तरफ से कोई डायरेक्ट। ठीक है, राना सलाम साहब, फवाद चौधरी का कहना है कि मुल्क अब दहशतगर्दी का शिकार है, ये गिरफ्तारियों का वक्त नहीं है, तो क्या मजीद ये गिरफ्तारियां होंगी आगे? जी, हम बिल्कुल गिरफ्तारियां नहीं करना चाहते। हमें इस बात का बिल्कुल एहसास है कि मुल्क दहशतगर्दी का शिकार है, लेकिन मामला ये है कि ये जो यानी बयानात के जरिए दहशतगर्दी फैलाई जा रही है, किसी को धमकाया जा रहा है, किसी को जो है वो कत्ल करवाया जा रहा है, ये दहशतगर्दी भी तो खत्म होनी चाहिए ना। ठीक है, राना सलाम साहब, जो दहशतगर्दी का वाक़या है पेशावर का, उसमें पहले तो कोई सिरा नहीं मिल रहा था। अब IG खैबर पख्तूनख्वा ने वीडियो के ज़रिए से बताया कि किस तरह से खुदकुश हमलावर ने वहाँ का आकर हमला किया। उसमें कई जगहों पर गफलत भी नज़र आ रही है। वो कहते हैं कि इनके सहूलतकारों तक पहुँच जाएंगे हम। अब इस पर सवाल ये बनता है कि आपके बयानात के मुताबिक तो पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के सहूलतकार अफ़गानिस्तान में है। उस पर आपका मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई थी तालिबान हुकूमत ने कि वो अपनी सरजमीन किसी दूसरी मुल्क के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने नहीं देंगे। लेकिन जो बयान है काबुल में एक तकरीब में अफ़गान वज़ीर ख़ारजा का मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी वुज़रा अपना बोझ दूसरों पर मत डालें, पेशावर धमाके की तहकीकात होनी चाहिए। अगर दहशतगर्दी अफ़गानिस्तान में होती तो चीन, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और ईरान की जानिब भी फैलती है। तो इस तरह की उन्होंने बात की है। फिर अफ़गान इस बयान पर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का रद्दअमल भी आया है। उन्होंने कहा कि वो इल्ज़ामात और उंगलियां उठाने पर यकीन नहीं रखते। तो अफ़गान वज़ीर ख़ारजा तो आपकी हुकूमत के मौक़िफ़ की नफ़ी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वुज़रा अपना बोझ हम पर ना डालें, ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हैं, उसको ठीक करने की कोशिश करें। नहीं, देखें, ये जो TTP का मामला है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो लोग यहीं से गए हुए हैं। पूरी ज़माने में मुजाहिदीन थे, और इसमें जो अफ़गान वज़ीर ख़ारजा ने बात की है, तो अगर ये बात ऐसे ही सच हो तो, और वो उनकी ज़मीन जो है किसी भी दहशतगर्दी की कार्रवाई के लिए इस्तेमाल ना हो, तो हमें तो बड़ी खुशी होगी। वो हमारा हमसाया, हमारा मुसलमान भाई है, तो हम तो ये चाहते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन अगर कोई अदरवाइज हमें कोई चीज़ें जो है वो यानी दिखती हैं या कोई अभाव आता है, तो वो उनके साथ शेयर करने में जो है वो हमें कोई हर्ज नहीं है, हम उनके नोटिस में लाएंगे। लेकिन राना साहब, फिर इसका सही तरीका तो यही होगा कि हुकूमत पाकिस्तान इंटेलिजेंस सबूत सामने रखे अफ़गान हुकूमत के। अगर आप और आपकी हुकूमत ये यकीन करते हैं कि अफ़गान सरजमीन इस्तेमाल हुई है, सहूलतकार अफ़गानिस्तान में मौजूद है पाकिस्तान में दहशतगर्दों के, तो इसका तो सही तरीका ये नहीं होगा? क्या आपका अब तक रब्ता नहीं हुआ? क्या कोई इंटेलिजेंस मालूमात शेयर नहीं की गई अफ़गानिस्तान से अभी तक? जी, ये इंटेलिजेंस से मालूमात भी हैं, ये हम शेयर करने जा भी रहे हैं, इससे पहले भी शेयर की जाती रही है। तो बाकी जो सहूलतकारी की बात IG साहब ने की है, देखिए, एक आदमी अगर अफगानिस्तान से चलता है या किसी एरिया से भी चलता है, तो वो कोई जो है वो सीधा तो नहीं पहुंच जाता किसी जगह पे। वहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं ना जो उसे सहूलत दें और उसके बाद वो अपने टारगेट पे पहुंचे। तो यकीनन इसमें जिस जगह पे आके उसने ये एक्सप्लोर किया है और इतना नुकसान किया है, इतना अलमनाक हादसा ये हुआ है, तो इसमें IG साहब की ये बात दुरुस्त है कि कोई ना कोई दाएं बाएं कोई ऐसे लोग जरूर होंगे जिन्होंने इसे वहां तक पहुंचने में मदद की। तो अगला कदम क्या होगा फिर इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान का? इस हवाले से अपेक्स कमेटी की मीटिंग जो है वो फिल्म में है, बड़ी हाई लेवल मीटिंग होती है, वो कल वज़ीर आज़म साहब ने रखी है और उसको पेशावर में ही मुनक़्क़द करने का हुआ है। तो कल हम सभी लोग जा रहे हैं वहाँ पे बैठेंगे, इनके साथ बैठ के सारी मालूमात भी शेयर करेंगे और मशवरा करेंगे
तो उसके बाद फिर जहाँ जहाँ भी इंटेलिजेंस शेयरिंग की जरूरत हुई या बात करने की जरूरत हुई तो इंशाअल्लाह ताला अंदरूनी मुल्क भी और जो है वो बात करें। ठीक है राना साहब, गिरफ्तारी के मामले पर यह सवाल भी बनता है कि जो इल्ज़ाम है आसिफ जरदारी पर वो तो इमरान खान साहब ने लगाया था। हत्ता कि शेख रशीद साहब ने भी ये कहा कि उन्होंने इमरान खान के बयान की बुनियाद पर यह बात कही है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि हुकूमत सिर्फ आसान अहदाफ की तलाश में है गिरफ्तारी के लिए। नहीं, इमरान खान साहब को भी जो है वो पहले मरहले में इस बात के ऊपर उनको भी जो है वो समन किया जा सकता है और उनसे पूछा जा सकता है कि जी बताएं आपके पास क्या एविडेंस है। लेकिन इमरान खान साहब जो है उनको एक थोड़ा सा ये एज हासिल है कि उनको हमला हुआ है और उसके ऊपर वो एक अपनी कहानी पेश कर रहे हैं कि मुझे कत्ल करने की जो हुई है और नहीं होगी। लेकिन शेख रशीद साहब जो है ये दाएं बाएं सोच के ये अपना ही जो है वो बात कर रहे हैं कि जी मेरे इल्म में है, तो भाई तुम्हारे इल्म में है तो फिर बताओ वो कौन लोग है जिन्होंने आपको बताया है और किस तरह से ये एविडेंस आपको मिली है ताकि इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई की जाए। ये इमरान खान का बयान जो है वो भी बड़ा काबिल मसम्मत है और इश्तिहार अंगेज है वो बयान। लेकिन शेख रशीद साहब जो है उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा, उसने कहा मुझे तो पता है ये किस तरह से ये अमल सारा हुआ है, दहशतगर्द तंजीम को पैसे देने का और उनके साथ ये बात तय करने का कि आप आगे तो जो है उसको कदर करना। बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब। अभी ये खबर है शेख रशीद पर थाना मरी में एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यह मुकदमा कार सरकार में मदाखलत और पुलिस से मज़ाहमत की दफ़ात के तहत दर्ज किया गया है। इसी बारे में हम मज़ीद बात करेंगे पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी और सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन आसमा शिराजी से। मुजीबुर रहमान शामी साहब, PDM में शामिल तमाम जमातें इस चीज़ की मजम्मत करती रही हैं कि वो इंतकामी सियासत के हक़ में नहीं है, इंतकामी सियासत का रास्ता नहीं अपनाएंगे और जिस तरह के मुकदमात में अब लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है ऐसे मुकदमात में गिरफ़्तार किया नहीं जाना चाहिए। हत्ता कि अब भी कई PDM रहनुमाओं ने भी फवाद चौधरी के खिलाफ कार्रवाई की मजम्मत की और अब शेख रशीद साहब को गिरफ्तार किया गया है। तो क्या कह रही है PDM कि वो इंतकामी सियासत करेगी नहीं लेकिन फिर भी कर रही है इंतकामी सियासत? क्या ये उनकी मजबूरी है या फिर यही उनके पास एक रास्ता है आगे बढ़ने का? देखें, जो कुछ हो रहा है उसकी तो ना तारीफ की जा सकती है ना तायीद की जा सकती है और आप मुकदमा कायम कर सकते हैं, कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। अगर कोई शख्स कानून को वायलेट करता है तो उसके खिलाफ इक़दाम कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये सारे मामला हो रहे हैं, जैसे फवाद चौधरी साहब को पकड़ा गया, फिर उनके साथ जो बदसलूकी की गई और चेहरे पर एक कपड़ा चढ़ा दिया गया, हथकड़ी लगाई गई, उससे पहले शहबाज गिल और उससे पहले आजम सवाती साहब, उनके साथ तो जो कुछ हुआ वो तो बहुत ही अफसोसनाक था। और फिर अब शेख रशीद साहब को जिस तरह गिरफ्तार किया गया और जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जो बोतल दिखाई जा रही है और ये जो सारी चीज़ें हैं, मैं नहीं समझता कि इनका कोई अच्छा नतीजा निकलेगा। और ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इस पर गौर करना चाहिए, इसका नोटिस लेना चाहिए और उस कटहरे में नहीं खड़े हो जाना चाहिए जिसमें हम इमरान खान साहब को खड़ा किया करते थे या उनसे पहले कुछ दोस्तों को, कुछ हुक्मरानों को खड़ा किया करते थे। अगर PDM को अपने फेल को अपने कॉल के मुताबिक रखना चाहिए और किसी तरह भी इस तरह की कार्रवाई जो है उसकी सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। जो लोग ये काम कर रहे हैं मैं तो समझता हूँ उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी आसमा साहिबा, अब फवाद चौधरी साहब हो, शेख रशीद साहब हो, ये बात तो वाज़ेह है कि माजी में जब दूसरे जमातों के अरकान के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयाँ हो रही थी तो उन शख्सियात ने शायद कम ही मजम्मत की हो या कभी ना भी की हो। अब कई रहनुमा ऐसे हैं PDM के और सहाफ़ती हलकों में तलकीद हो रही है ऐसी कार्रवाइयों पर, लेकिन ये कार्रवाइयाँ रुक नहीं पा रही, एक के बाद एक शख्स को गिरफ़्तार किया जा रहा है। तो अगर ये बात साबित होती है कि नाजायज़ मुकदमात में गिरफ़्तार किया जा रहा है तो फिर ये वाज़ेह है कि PDM भी इंतकामी सियासत का रास्ता ही अपना रही है, बावजूद इसके कि जो उनके साथ इंतकामी सियासत हुई उसकी वो अब भी मजम्मत कर रहे हैं और दावा ये करते आए हैं कि वो ये रास्ता नहीं अपनाएंगे।
जी बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली यही सूरत हाल है। और आज आपने देखा है कि जो पाकिस्तान का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो दिखाया कि पाकिस्तान का जो जमहूरियत के हवाले से ग्राफ है वो कितना नीचे आ चुका है। 2022 की गो के रिपोर्ट है, 2023 की नहीं है, लेकिन वो शायद इससे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होगी। अब जो बात फवाद चौधरी साहब ने कही या जो बात शेख रशीद साहब कह रहे हैं, वो बात काबिल मुज़म्मत तो है लेकिन काबिल गिरफ्त नहीं है। यानी आप ठुड्डे मारने के ऊपर कौन सी शिक लगाएंगे? जो बदजुबानी शेख रशीद साहब ने अपनी गिरफ्तारी के बाद की या उससे पहले की, उसके ऊपर कौन सी शिक लगती है? तो मेरा नहीं ख्याल कि जो जिस चीज़ की मज़म्मत होनी चाहिए और जिस चीज़ को आपको पब्लिक पे छोड़ना चाहिए कि ये रवैया इख्तियार किया जा रहा है कि कल फवाद चौधरी साहब रिहाई के बाद भी उन्होंने उसी तरह की गुफ्तगू की, तो वो काबिल गिरफ्त नहीं था। उसको काबिल गिरफ्त बनाने के लिए आप दफ़ात लगाते हैं, ख़ास करके वो दफ़ात जो कि कलोनियल आपका जो एक बैगेज है उसको बुनियाद बनाकर बगावत के ऊपर लगा देते हैं। तो ये काफ़ी काबिल अफसोस बात है। और इसी तरह से जो शामी साहब ने इशारा किया कि आप कोई बोतलें बरामद कर रहे हैं, या अब तो क्या फ़र्क रह गया? आप बोतल बरामद कर रहे थे, वो आपसे हेरोइन बरामद कर रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात है। जो सब चीज़ें पिछले दौरे हुकूमत में जिसकी तरफ इशारा किया जाता रहा, जो आमराना रवैये या फिस्तायत थी, अगर उसको PDM गवर्नमेंट ने भी उसी तरह से कंटिन्यू करना है तो फिर माजरत के साथ इस मुल्क के अंदर कोई अच्छी बात तो नहीं हो सकती। फिर तो सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। और पाकिस्तान का जो मुआशरा है वो मजम्मत करता है। जो आज शेख रशीद साहब ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की अपनी गिरफ्तारी के बाद, वो भी इंतहाई काबिल मजम्मत है। वो उनको नहीं करनी चाहिए थी। जो गालम गलोच उन्होंने की है, जिस तरह के नारे उन्होंने लगवाए हैं, वो उनको नहीं करने चाहिए थे। लेकिन ये काबिल ताज़ीर जुर्म बनता है। क्या आपको लगता है कि ये काबिल ताज़ीर जुर्म है? तो मेरा ख्याल है कि कुछ चीज़ें काबिल मजम्मत है, काबिल गिरफ्त। जी, मुजीबर रहमान शामी साहब, मुल्क जिस तरह से गुजर रहा है एक मुआशी बहरान से, और फिर PDM की सफ़े अव्वल की जमात मुस्लिम लीग नून है जिसके पास वज़ारत उज़्मा है, उसकी हिकमत अमली आप समझ पा रहे हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी, जिनकी पार्टी में भी बहुत इज़्ज़त है, दीगर जमातों की तरफ से भी उनका एहतराम से नाम लिया जा रहा है, वो पार्टी की नायब सदारत से मुस्ताफ़ी हो रहे हैं, मरियम नवाज़ साहिबा वापस आ रही हैं पार्टी की सियासत को मुतहरिक करने के लिए, लेकिन ये वही रहनुमा है जो कि सबसे बड़ा धचका जो ज़िमनी इंतखाब में लगा पंजाब के, जिसमें तहरीक इंसाफ जीत गई, और मुस्लिम लीग नून जो दावे कर रही थी क्लीन स्वीप के, वो बिल्कुल गलत साबित हुए। उससे पहले ही मरियम नवाज़ तो मुल्क से बाहर जा चुकी थी। किस तरह से वो सियासत को मुतहरिक करेंगी, और क्या बयानियाँ आपको लगता है कि वो लेके आगे चलेंगे इस सारे बहरान से निपटने के लिए? देखिए, ये तो मुस्लिम लीग की जो दाखिली सियासत है उस पर भी काबू पाना चाहिए, नवाज शरीफ साहब को भी और शहबाज शरीफ साहब को भी। इस वक्त तो वो भी बेकाबू हो रही है, और यानी लगता है कि तू अभी राहगुजर में है, कायदे मुकाम से गुजर। तो अब जब आप 2 सूबों में इंतखाबात सर पे खड़े हों और चंद माह के बाद फिर कौमी इंतखाबात जो हैं वो भी आने वाले हों, तो फिर आप उस वक्त तो पार्टी में एक इत्तेहाद होना चाहिए, यकजहती होनी चाहिए। इस वक्त ये जो खलफशार जो है वो अच्छी बात नहीं है। तो मरियम नवाज जो है पार्टी को मुतहर्रिक कर रही हैं, कारकुनों को भी मुतहर्रिक कर रही हैं, लेकिन ज़रूरी बात है कि जो सीनियर्स हैं उनके साथ भी एतमाद का रिश्ता बहाल रहे और उनको भी साथ लेके चला जाए। तो ये उसका जो ज़रूरी खलफशार है उस पर तो काबू पाना चाहिए, उसके बगैर तो मामला आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन जहाँ तक ये जो हुकूमती इक़दाम हैं, इसने भी बड़ा एक इख्तिलाफ पैदा कर दिया है। ये हुकूमती इक़दाम जो है, देखिए इमरान खान साहब के दौर में जब इस तरह की बातें की गई, और इससे पहले भी जिन अदवार में भी इस तरह के इक़दाम किए गए, वो कभी हुक्मरानों को रास नहीं आए। उन्होंने हुक्मरानों के कद काट में इजाफा नहीं किया, बल्कि जब उन्हें इक़्तिदार से अलग हुए तो वह उनको सफाइयाँ देनी पड़ी, उनको माजरतें करनी पड़ी और उसमें मुँह छुपाना पड़ा। तो अब ये जो जिस तरीके से ये मामला हो रहे हैं और जिस तरीके से अब ये असला बरामद किया जा रहा है, बोतलें बरामद की जा रही हैं, इससे कोई क्रेडिबिलिटी बन नहीं रही, कोई यकीन नहीं कर रहा इन बातों पर। और कानून जो है ना, कानून के तहत अब कार्रवाई करें, लेकिन आराम से करें, तरीके से करें, सलीके से करें, फिर अदालत पर फैसला छोड़ दें। अब तो जो मुकदमे बनाए जा रहे हैं, लगता है कि बहुत जल्दबाजी में और बड़े भोंडे अंदाज से बनाए जा रहे हैं। महाजराई का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, आपका ये ख्याल है? आसमा साहिबा,
मरीम नवाज़ की जो हिकमत अमली है, ये तो सवाल उठ रहा है कि एक बरस के दौरान भी मुआशी बहरान बड़ा है, उसमें जो बेहतरी आ सकती थी उस तरह से नहीं आई, लेकिन मरीम नवाज़ ने आते ही जो अपनी गुफ्तगू शुरू की है उसमें उनकी तवज्जो माजी की तरफ है, इमरान खान पर तनकीद की है, और जो उन्होंने वाज़े तौर पर 5 नाम लिए मजमूई तौर पर, उस पर उन्होंने खुलकर तनकीद की। तो ये वाज़े है कि मुस्लिम लीग नून की भी ये हिकमत अमली होगी कि फिर जो इससे पहले बुरा हुआ उसी को वो बुनियाद बनाकर आवाम में जाएंगे, आवाम की बेहतरी के लिए, मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए तवज्जो देने और उसके लिए कोई मंसूबा पेश करने के ऊपर तवज्जो नहीं होगी। दरअसल आपको लगता है कि ये मकबूल होगी बात आवाम में? देखिए, मेरा ख्याल है अनफॉर्चुनेटली जो हमारे यहाँ सियासत है उसमें इसी चीज़ को मकबूल बना दिया गया है। ये पब्लिक गैलरीज़ के साथ खेलने के लिए जुमले, इसी तरह की एंटी इस्टेब्लिशमेंट या जो बाकी जो एक नैरेटिव बनाया गया है उसी को एक पॉपुलर नैरेटिव भी अब समझा जा रहा है। तो उसके लिए उन्होंने यानी PMLN ये समझती है कि मरीम नवाज़ के आने से वो जो आवाम की एक गैलरी है या आवाम के साथ जो मुखातिब होना है वो उसी लबो लहजे में उनके साथ मुखातिब होंगी, जिसमें कि वो 5 के टोले का जिक्र कर रहे हैं। तो ये उनका पुराना बयानिया है जिसको वो नए अंदाज में पेश करने की कोशिश करेंगी। ये बात आपकी दुरुस्त है कि इसके साथ साथ कंस्ट्रक्टिव जो पॉलिटिक्स है उसकी भी बुनियाद रखनी चाहिए, और मरीम नवाज़ साहिबा के अंदर ये कैपेबिलिटी हो सकती है कि वो एक जो तामीरी सियासत है उसका भी आगाज़ करें। वो साथ साथ ये भी बताएं कि वे फॉरवर्ड क्या है, वो यूथ को कैसे इंगेज करेंगी, उनकी सियासत किस तरह से इमरान खान साहब की सियासत से मुख्तलिफ होगी, वो किस तरह से लोगों को आगे ले जाएंगी और जमहूरियत पर यकीन रखने की कोशिश करेंगी, जो कि इस वक्त आवाम का उठता चला जा रहा है। उनकी यानी इस वक्त की जो हुकूमत की कारकर्दगी है या पिछली हुकूमत की जो कारकर्दगी है, आवाम जो है वो हुक्मरानी से और हुक्मरानों से दूर होते चले जा रहे हैं। उनको किस तरह से उस गैप को ब्रिज करना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो मरीम नवाज़ साहिबा के साथ होना चाहिए और हो सकता है। लेकिन अब जाहिर है कि अगर उसके अंदर वो बयानिए की जंग में जाएंगी, और ये सवाल हम जैसे लोग, आप जैसे लोग रोज़ उठाते थे, क्या बयानिया वो लेके आएंगी, तो उसमें उन्होंने पुराना बयानिया दोहराना ही मुनासिब समझा, उसमें नई चीज़ अभी तक नहीं आई है। और वो लोगों को ये याद दहानी कराने पे ज़्यादा यकीन रखती हैं कि किस तरह से उनकी हुकूमत को बरतरफ किया गया, उनके वालिद को किस तरह से नायल किया गया, कौन सी इंतकामी सियासत की गई। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ये ज़रूरी है, अगर ये बताना और बताना चाहिए तो उसके साथ साथ इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि उनको अवाम और रियासत के बीच जो ब्रिज बनने के लिए जो अपना एक वो किरदार अदा कर सकती हैं अगर, और यूथ को इंटरेक्ट उनके साथ कर सकती हैं, तो उसके ऊपर भी उनको ज़रूर फोकस करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आसमा शिराजी साहिबा। मुजीब रहमान शामी साहब प्रोग्राम में बात कर रहे थे। आगे भी हम आज मुल्क की मुख्तलिफ वाक़यात के हवाले से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। इमरान खान को 5 ऐसे केसेस का सामना है जिनमें उनकी नाअहली हो सकती है, वो इलेक्शन के मैदान से बाहर हो सकते हैं। इमरान खान खुद भी कई बार अपनी नाअहली के खदशे का इजहार कर चुके हैं। इमरान खान से मुताल्लिक इन 5 हाई प्रोफाइल केसेस में से एक अहम तरीन केस उनकी मुबैना बेटी टेरियन वाइट से मुताल्लिक है। दूसरा केस PTI की ममनुआ फंडिंग से मुताल्लिक है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इन दोनों केसेस के हवाले से बड़ी खबरें सामने आई हैं। टेरियन वाइट केस में इमरान खान की तरफ से बेंच पर उठाया गया एतराज़ पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जो खुद ये केस सुन रहे हैं, उन्होंने मजीद समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील देने की हिदायत कर दी है। जबकि ममनुआ फंडिंग केस में ये बड़ी पेशरफ्त हुई है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ की अपील खारिज कर दी है और अपने तफसीली फैसले में तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त को कबल अज़ वक्त करार दे दिया है। लिखा है, शो कॉज नोटिस से मुतालिक कार्रवाई के अख्तिताम पर PTI मुतासिर हो तो अदालत से रुजू कर सकती है। अदालत को एतमाद है कि इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत तहरीक इंसाफ और उसके चेयरमैन के आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने फैसला तहरीर किया है जिसमें इलेक्शन कमीशन का 2 अगस्त 2022 का वो फैसला बरकरार रखा गया है, जिसमें कहा गया था कि तहरीक इंसाफ पर ममनुआ ज़राए से फंडिंग लेना साबित हुई है। इमरान खान पार्टी फंडिंग से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के सामने गलत डिक्लेरेशन जमा करवाते रहे हैं। अपने इस फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी किया था और ये वजाहत तलब की थी कि तहरीक इंसाफ के ये ममनुआ फंड्स क्यों ना जब्त किए जाएँ। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन में केस ज़ेर समाअत है और सिर्फ यही नहीं, इलेक्शन कमीशन का फैसला सामने आने के बाद FIA ने भी अपनी तहकीकात शुरू की थी और FIA की तहकीकात की बुनियाद पर इस्लामाबाद की बैंकिंग कोर्ट में इमरान खान समेत दीगर अफराद के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। मगर इमरान खान बार बार तलबी के बावजूद अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन रहे। परसों भी इमरान खान की अदम पेशी पर अदालत ने सख्त अहकामात जारी किए थे। अदालत ने परसों की समाअत की हद तक तो इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त कबूल कर ली थी और उनकी जमानत में 15 फरवरी तक तौसी भी कर दी थी।
लेकिन अदालत ने वीडियो लिंक पर हाजिरी लगाने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए सख्ती से कहा था कि आइंदा समात पर इमरान खान पेश नहीं हुए तो जमानत खारिज कर दी जाएगी। कोई नई दरखास्त लाने की कोशिश की गई तो तब भी जमानत खारिज कर दी जाएगी। दौरान इस समात इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि इमरान खान को एक से ज़्यादा गोलियां लगी हैं, वो नकलो हरकत नहीं कर पा रहे। तो FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने सवाल उठाया कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, एक गरीब आदमी पेश ना हो तो उसकी ज़मानत मनसूख हो जाती है। साबिक़ वज़ीर आज़म को हमेशा क्यों अदम पेशी पर तौसी दी जाए। इमरान खान के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि FIA को कई बार दरख्वास्त की है कि ज़मान पार्क में आकर तफ्तीश कर ले। FIA खुद नहीं आना चाहती तो सवालनामा दे दे। समात के आखिर में खातून जज रक्षंदा शाहीन ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान बेशक मेरे सामने आकर खड़े ना हो, आकर बस हाजिरी लगवा दें। यूँ इस केस में इमरान खान को 15 फरवरी तक ज़मानत में तौसी मिली हुई है। अब देखना यह है कि इमरान खान अगली पेशी में अदालत आते हैं या नहीं और उनकी अबूरी ज़मानत का क्या स्टेटस होता है। इसके अलावा इमरान खान के खिलाफ दूसरा अहम तरीन केस उनकी मुबैना बेटी टेरियन वाइट से मुताल्लिक है, जिसमें कल इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी इब्तदाई तहरीरी जवाब जमा करवाया था और अदालती इदारा इख्तियार और बेंच पर एतराज़ उठाया था। अपने जवाब में इमरान खान ने ये टेक्निकल ग्राउंड इख्तियार की कि 2018 में जस्टिस आमिर फारूक समेत 4 जजेस ने ज़ाती वजूहात की बिना पर यह केस सुनने से माजरत कर ली थी। लिहाजा एक दफ़ा अगर कोई जज कोई केस सुनने से माजरत कर ले तो वो दोबारा भी ये केस नहीं सुन सकता। इस एतराज़ पर आज जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान के वकला से कहा कि आपकी जानिब से बेंच पर एतराज़ उठाया गया है। उन्होंने 2018 में केस सुनने से माजरत ज़ाती वजूहात पर नहीं की थी, बल्कि उस वक्त दरख्वास्त गुजार ने केस मखसूस बेंच के सामने लगाने की इस्तदा की थी। बहरहाल आपने एतराज़ उठाया है तो बेंच की तश्कील नौ कर देते हैं, हम लार्जर बेंच के सामने ये मामला रखेंगे। दौरान समात इमरान खान के वकील ने कहा कि आप बेहतरीन जज हैं, हमने सिर्फ कुछ मालूमात सामने रखी हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने मजीद ये भी कहा कि इमरान खान का एतराज़ है कि वो अब पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रहे। इलेक्शन कमीशन से कंफर्म करना है कि उनकी मौजूदा पोजीशन क्या है। इलेक्शन कमीशन से डी नोटिफाई होने का नोटिफिकेशन मंगवा लेते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की मजीद समात 9 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। इस मुकदमे में इमरान खान पर इल्ज़ाम है कि वो अपने 2 बेटों के अलावा एक बेटी के भी बाप हैं, मगर उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए गए अपने कागजात नामजदगी में अपनी बेटी को जाहिर नहीं किया है। लिहाजा वो आइन के रूह से सादिक और अमीन नहीं रहे और यूँ अवामी ओहदा रखने के लिए भी नाअहल हो जाते हैं। फ़िलहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये जायज़ा लिया जा रहा है कि दरख्वास्त काबिल समात है या नहीं। तमाम इमरान खान के तहरीरी जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इमरान खान 19 सितंबर 2022 के इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर और 11 अप्रैल 2022 के इस्तीफ़े के मुताबिक कौमी असम्बली के रुकन नहीं रहे और उनका अपने इस्तीफ़े का फैसला अटल है। साथ ही उनका मौजूदा कौमी असम्बली में कोई नशिस्त लेने का इरादा भी नहीं है। लिहाजा एक ऐसे शख्स से मुताल्लिक़ इस तरह की दरख्वास्त पर समात जो पार्लियामेंट का रुकन ही ना रहा हो, वो इस अदालत के दायरे कार में नहीं आता। जहाँ तक इमरान खान के किसी बयान हल्फी या डिक्लेरेशन की सदाकत का ताल्लुक है तो इसका जायज़ा लेना भी इस अदालत के आइनी दायरे कार में नहीं आता, ख़ास तौर पर एक ऐसे शख्स से मुताल्लिक़ जिसके पास अवामी ओहदा नहीं रहा हो। ऐसा कोई जायज़ा लेने के लिए मजाज फोरम के सामने ट्रायल के दौरान लीडिंग ऑफ एविडेंस, गवाहों की एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन दरकार होती है। इमरान खान ने मजीद लिखा कि मज़कूरा पटिशन में उठाया गया बदनीयती पर मबनी ये मामला पहले ही इस अदालत के आइनी दायरे कार में नाकाबिले तवज्जो करार दिया जा चुका है। यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जनवरी 2019 के फैसले का हवाला दिया गया और मुतल्लिका पैरा को रिप्रोड्यूस किया गया, जिसमें उस वक्त टेरियन वाइट की वल्दियत से मुताल्लिक़ इमरान खान की नाअहली से मुताल्लिक़ दरख्वास्त मुस्तरद की गई थी। इमरान खान के जवाब में मजीद ये एतराज़ भी उठाया गया है कि 2018 में जब ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने आया था तो उस वक्त जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस गोल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने केस सुनने से माज़रत कर ली थी। इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार का दिसंबर 2021 का एक नोट भी इमरान खान ने अपने जवाब का हिस्सा बनाया है और फिर मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये तयशुदा कानून है कि अगर कोई जज ज़ाती वजूहात की बिना पर किसी मामले की समात से एक दफ़ा माजरत कर ले तो वो फिर इस मामले को एंटरटेन नहीं कर सकता। लिहाजा दीगर हक़ाइक़ के साथ इस बात को सामने रखते हुए कि इमरान खान कौमी असम्बली के रुकन नहीं रहे, इसलिए ये पटिशन काबिल समात नहीं है और फ़ौरन मुस्तरद कर देने की अहल है। इमरान खान ने यह इस्तदा भी की है कि उनके जवाब में उठाए गए इब्तदाई एतराज़ात पर शुरू में ही फैसला कर दिया जाए। अब दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान ने ये जो नुक्ता अदालत में उठाया है कि वो कौमी असम्बली के रुकन नहीं रहे और मज़ीद ये कि वो मौजूदा असम्बली में वापसी का कोई इरादा नहीं रखते, ये नुक्ता इमरान खान की सियासी पोजीशन के ख़िलाफ़ है, क्योंकि इमरान खान अपनी पुरानी नशिस्त से तो नाअहल हो चुके लेकिन ज़िमनी इलेक्शन में 6 हलकों से कामयाब भी हुए और इलेक्शन कमीशन से नोटिफिकेशन भी हो चुका। इसके अलावा 16 मार्च को कौमी असम्बली के जिन 33 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन होने हैं उन सब में भी इमरान खान ने खुद कागजात नामजदगी जमा करवाने का फ़ैसला किया है। सिर्फ यही नहीं, आज कल उनकी पूरी जमात पूरा जोर लगा रही है कि किसी तरह से उनकी कौमी असम्बली में वापसी हो जाए, यानी
ये वाज़ेह है कि इमरान खान ने टेरर इनवाइट केस में जो लीगल पोजीशन ली है वो उनकी सियासी पोजीशन के खिलाफ जा रही है। इसके अलावा अपने जवाब में इमरान खान ने यह एतराज़ भी उठाया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में माजी में इस तरह की एक दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज किया जा चुका है, लिहाजा अब ये केस दोबारा नहीं सुना जा सकता। इमरान खान का ये कानूनी नुक्ता अहम तो है, लेकिन दूसरी तरफ मौजूदा दरख्वास्त और पिछली दरख्वास्त में एक मुबैना ठोस सबूत का फ़र्क भी मौजूद है और इसी सबूत के मौजूदा केस में इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। मौजूदा दरख्वास्त में इमरान खान की तरफ से टेरर इनवाइट की गार्डियनशिप उसकी खाला को देने का और उनकी 2004 का एक मुबैना बयान हलफी बतौर सबूत शामिल किया गया है, लेकिन ये बयान हलफी उस दरख्वास्त का हिस्सा नहीं था जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने माजी में मुस्तरद की थी। इस बुनियाद पर नून लीग के रहनुमा अता तारड़ का भी कहना है कि नया सबूत आने पर कोई भी केस रीओपन हो सकता है। ग्राउंड ये लिया है कि ये केस पहले एक दफा सुना जा चुका है, दोबारा नहीं सुना जाएगा। ये कानून बिल्कुल वाज़ेह है कि जब नई एविडेंस आ जाए, नई एविडेंस के आ जाने के बाद केस रीओपन हो सकता है। सिर्फ यही नहीं, इमरान खान के मुबैना बयान हल्फी के हवाले से दरख्वास्त गुजार के वकील बैरिस्टर हसनैन चौधरी का दावा है कि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जो उन्होंने कैलिफोर्निया की स्टेट कोर्ट से निकलवाया है। अब ये है पूरी सूरत हाल। अदालत में फिलहाल ये केस इब्तदाई मरहले में है, लेकिन इसका फैसला इमरान खान के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। मगर सिर्फ ये 2 केसेस ही नहीं, बल्कि एक और ऐसा केस भी है जो इमरान खान के लिए इंतखाबी मैदान में मुश्किलात खड़ी कर सकता है। ये हाई प्रोफाइल केस इमरान खान को बतौर वज़ीर-ए-आज़म गैर मुल्की दौरों से मिलने वाले तोशा खाना के तहफ़ से मुताल्लिक़ है। तोशा खाना रेफरेंस में गुज़श्ता साल इलेक्शन कमीशन इमरान खान को कौमी असम्बली की नशिस्त से नाअहल कर चुका है और मज़ीद ये कि इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद की सेशन अदालत में इमरान खान के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस की कार्रवाई चल रही है और इस कार्रवाई का हिस्सा बनने के लिए मौज़िज़ अदालत कई बार इमरान खान को ज़ाती हैसियत में तलब कर चुकी है, मगर वो एक दफ़ा भी पेश नहीं हुए। आखिरी समाअत में भी तलबे के बावजूद इमरान खान अदालत में पेश नहीं हुए थे, जिस पर अदालत ने 7 फरवरी को इमरान खान पर बाकायदा फ़र्द जुर्म आयद करने का फैसला सुना दिया और ये भी हुक्म दिया कि 7 फरवरी को इमरान खान की हाज़िरी यकीनी बनाने के लिए 20,000 रुपये के ज़मानती बॉन्ड्स जमा करवाए जाएँ। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदम हाज़िरी पर इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की दरख्वास्त की, मगर अदालत ने यह दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। एडिशनल सेशन जज जफ़र इकबाल ने इमरान खान के वकील से पूछा कि इमरान खान की तरफ से वकालतनामा किधर है, तो उनके वकील ने जवाब दिया कि हमने गुज़श्ता समाअत पर इमरान खान का मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया था, तो अदालत ने उनसे कहा आज वकालतनामा भी जमा करवा दें। तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने एतराज़ किया कि वकालतनामा उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक इमरान खान खुद पेश ना हो या हाज़िरी यकीनी बनाने के ज़मानती मसलके ना जमा करवा दें। इस मौके पर इलेक्शन कमीशन और इमरान खान के वकील के दरमियान कमरा अदालत में तल्ख कलामी भी हुई। इमरान खान के वकील ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा कि आप मुझे हिदायत ना दें, कोर्ट को मुखातिब करें। यूँ समाअत मुकम्मल होने पर फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए 7 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर दी थी। इन 3 केसेस के अलावा इमरान खान के केसेस का थोड़ा और अहाता करें तो उन्हें तौहीन अदालत के 2 अहम केसेस का भी सामना है और उनमें भी इमरान खान की नाअहली का खतरा मौजूद है। इनमें से एक केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है और दूसरा केस इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समाअत है। तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस में इमरान खान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने गुज़श्ता साल अपनी तकरीरों में इलेक्शन कमीशन और उसके सरबराह पर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। ये नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल की गई। इमरान खान के अलावा तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस में असद उमर और फवाद चौधरी भी नामजद है। अहम बात यह है कि गुज़श्ता साल अगस्त में इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को नोटिस भेजा था, मगर वो आज तक एक दफ़ा भी पेश नहीं हुए। यही वजह है कि गुज़श्ता माह की 10 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के काबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिए थे, जो बाद में लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने मुअत्तल कर दिए थे। फिर 24 जनवरी की समाअत में इलेक्शन कमीशन के एक रुकन ने ये रिमार्क्स दिए कि क्या बड़े लोगों की कानूनी जिम्मेदारी नहीं है कि वो पेश हों, हम वारंट निकालें तो हाई कोर्ट मुअत्तल करती है और कहती है कार्रवाई जारी रखें। इसके अलावा इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का दूसरा केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है और काफ़ी सुस्त रवि से कार्रवाई चल रही है। इमरान खान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने गुज़श्ता साल 25 मई को अपने लॉन्ग मार्च के दौरान अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की थी और अपने कारकुनों को डी चौक पहुँचने की हिदायत की थी। सुप्रीम कोर्ट में अब यह तय होना है कि इमरान खान ने जिस वक्त कंटेनर से हिदायत जारी की थी उस वक्त उन तक सुप्रीम कोर्ट का हुक्म पहुँचा था या नहीं और वह तौहीन अदालत के मुर्तकब हुए या नहीं। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में कुछ समाअतें हो चुकी। इमरान खान के वकील ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान तक अदालती हुक्म देर से पहुँचा था, जबकि वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि जिस वक्त इमरान खान ने अपने कारकुनों को डी चौक पहुँचने की हिदायत की थी उस वक्त उनको सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मिल चुका था। मगर इस केस की आखिरी समाअत को अब तकरीबन 2 महीने होने वाले हैं। तमाम ये 5 केसेस ऐसे हैं जिनमें से एक का भी फैसला इमरान खान के खिलाफ आ जाए तो उनके लिए अगले जनरल इलेक्शन में मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। IMF और हुकूमत के दरमियान प्रोग्राम बहाली के लिए मुज़ाकरात आज तीसरे दिन भी जारी रहे। तकनीकी मुज़ाकरात खत्म होने के बाद आज से पॉलिसी मामलात पर मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है। IMF ने हुकूमत की जानिब से 952 अरब रुपए के सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और बिजली के टैरिफ पर सब्सिडी खत्म करने का मुतालबा कर दिया है। इसके अलावा जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक IMF ने हुकूमत की बिजली की तकसीम कार कंपनीज़ की कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इजहार किया है और साथ ही डिस्कोस की जानिब से बिजली के बिलों की 100% वसूली में नाकामी पर तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया है। IMF का मौक़िफ़ है कि 100% बिल वसूली के बगैर पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज ख़त्म नहीं हो सकता। IMF का मुतालबा है कि हुकूमत डिस्कोस की तरफ से बिजली के बिल वसूली यकीनी बनाए और IMF ने 3 डिस्कोस के अलावा दीगर तमाम डिस्कोस की कारकर्दगी को गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए हुकूमत से सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान के अहदाफ हासिल करने का मुतालबा कर दिया है। जबकि आज मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक IMF ने हुकूमत की जानिब से पेश किया गया सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान मुस्तरद करते हुए हुकूमत को बिजली के टैरिफ में 12.5 रुपये इजाफे का मुतालबा कर दिया है। एक तरफ IMF का बिजली और गैस के शोबे में सर्कुलर डेट ख़त्म करने और बिजली की कीमत में इजाफे का मुतालबा है, तो दूसरी तरफ गुज़श्ता रोज़ इसी प्रोग्राम में वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा था कि 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों पर इजाफी टैरिफ का बोझ नहीं पड़ेगा। इस हवाले से IMF से बातचीत कर रहे हैं। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक IMF ने हुकूमत से ग्रेड 17 और इससे ऊपर के अफसरान और उनके अहल खाना के असासे डिक्लेयर करने का मुतालबा कर दिया है। जबकि आज इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 53 पैसे इजाफे के बाद 271 रुपये 36 पैसे का हो गया, जो तारीख की बुलंद तरीन सतह है। इसके अलावा आज स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के आदाद व शुमार भी सामने आए हैं। 27 जनवरी को ख़त्म होने वाले हफ्ते में स्टेट बैंक के ज़खायर में 59 करोड़ 20 लाख डॉलर्स की कमी आई है, जिसके बाद स्टेट बैंक के पास 3 अरब 8 करोड़ 6 लाख 20 हज़ार डॉलर्स के ज़खायर रह गए हैं। आज IMF के साथ मुज़ाकरात में क्या तय हुआ और आगे क्या होने जा रहा है, इसी हवाले से हम बात करेंगे डी न्यूज़ के नुमाइंदे सहाफ़ी मेहताब हैदर से। मेहताब साहब, ये जो सर्कुलर डेट वाला मामला है, इस पर कहाँ तक बात पहुँची है? क्या ऐसा लग रहा है कि कामयाबी हासिल कर सकेगा पाकिस्तान IMF के साथ इन मामलात पर कोई फ़ैसला करने के लिए? इस टाइम जो सर्कुलर डेट है कोई 2.5 ट्रिलियन के लगभग खड़ा है और हुकूमत ने इस साल के दौरान जो इनिशियल प्लान किया था उसमें कोई 1.5 ट्रिलियन के लगभग सर्कुलर डेट के अंदर इजाफा होना था। फिर उस प्लान को रिवाइज़ किया गया और अब जो प्लान हुकूमत बनाकर IMF के साथ इस टाइम डिस्कशन में मसरूफ़ है, उस प्लान के तहत इस सर्कुलर डेट में कोई 952 अरब रुपए का इजाफा होना है। अब IMF जो है उसमें जो IMF की सबसे बड़ी कंसर्न है, वो कंसर्न ये है कि जो पावर सेक्टर की सब्सिडीज़ हैं वो कुछ 675 बिलियन रुपीस की हुकूमत ने इन्वेस्ट की हुई हैं अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 240-245 बिलियन जो बजट के मौके पर रखा गया था। तो इस तरह का एडिशन IMF के प्रोग्राम में कतई नाकाबिल कबूल है उन्हें। आप ये देखें कि ये इस टाइम 675 अरब रुपए की सब्सिडी उस टाइम है जब फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की सूरत में और क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट की सूरत में और एक सरचार्ज लगाकर कुछ 7 रुपए पर यूनिट इजाफा जो है वो मज़ीद इंक्रीज़ करना है। हालांकि हम बेस टैरिफ, आपको याद होगा कि जब 7th और 8th रिव्यू हुआ था तो उस टाइम हमने बेस टैरिफ बढ़ाया था, लेकिन अगर 675 अरब रुपया तो IMF को कुछ ही ज़रूरत कबूल नहीं है। तो वो ये कह रहे हैं कि आप ये जो 7-7.5 रुपये है इसके बजाय 12-12.5 रुपये पर यूनिट टैरिफ के अंदर इंक्रीज़ करें ताकि ये 675 जो है इसको कम करके 335 अरब रुपए पे लाया जा सके। ये एक बड़ा मेजर चैलेंज है हुकूमत के लिए एक ऐसे वक्त में कि जब आप ये देखें कि सर्कुलर डेट का मॉन्स्टर खड़ा है पावर सेक्टर में, और ये सिर्फ पावर सेक्टर में नहीं है, अब गैस सेक्टर के अंदर भी ये 1.6 ट्रिलियन को जो है वो टच कर चुका है और वहाँ पे भी हुकूमत ये प्लान पेश कर रही है कि उसको कम करके 700 से 800 अरब रुपए पे लाया जाएगा। अगर हुकूमत जो 200 से 300 यूनिट्स वालों को प्रोटेक्ट करती है तो पाकिस्तान का जो कमर्शियल और बल्क टैरिफ है उसमें नुमाया इजाफा करना पड़ेगा और ये एक बड़ी ही हुकूमत के लिए एक बड़ी ही टफ सिचुएशन है कि एक तरफ तो आपने देखा कि पेट्रोलियम प्राइसेस में पहले इजाफा किया, अब भी इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ में इजाफा होगा और इसके अलावा एडिशनल टैक्सेस का भी एक इशू है और उसमें फिस्कल गैप कितना है उसको डिटरमिन करने के बाद ही पता चलेगा कि कितना बड़ा जो है वो वहाँ पे गैप है और कितने ज़्यादा टैक्सेस जो है वो हुकूमत को लगाने पड़ेंगे। मेहताब हैदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए।